तो हमने लास्ट टाइम जो कवर अप किया था वो जनरल असेंबली हमने कवर किया था, इंट्रोडक्शन किया था यूनाइटेड नेशंस का। आज हमारा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से। तो पहले इंट्रोडक्शन सिक्योरिटी काउंसिल का कि सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, उसमें मेंबर्स कितने, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, और मेंबर्स हैं भी तो उनके क्या रोल्स हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है, जो मैंने आपको बताया था 6 ऑर्गन है, उन 6 में से ये एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का में 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं सेक्रेटरी जनरल और एक होते हैं प्रेसिडेंट साहब। अब प्रेसिडेंट जो हैं वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं वो बाय नेम ऑफ स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15। अब प्रेसिडेंट की ये कहानी है कि इन 15 मेंबर्स में से कोई एक जो है ना वो प्रेसिडेंट लगता है, एक इन 15 से। ये 15 मेंबर्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के ओवरऑल मेंबर्स हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इससे ज़्यादा नहीं होते। प्रेसिडेंट का ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इन 15 मेंबर्स में से आता है कोई भी एक। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएस, तो प्रेसिडेंट जो जिस नाम से जाना जाएगा ना वो होगा दी प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज़ यूएस। ये नहीं कि एक कॉमन बंदे का नाम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट होगा। तो इन 15 बंदों में से जो आपका प्रेसिडेंट बनता है वो इन 15 मेंबर्स में से बनता है। अब इसकी एक इन 15 मेंबर्स से तो ये बनता है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है ना वो सिर्फ 1 मंथ का होता है, 1 मंथ। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि अभी सितंबर चल रहा है, अब 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, अभी सितंबर चल रहा है। अब सितंबर में फॉर एग्जांपल अभी का जो प्रेसिडेंट होगा वो यूएस है, फॉर एग्जांपल दी यूएस अभी प्रेसिडेंट है। फॉर एग्जांपल अभी का जो प्रेसिडेंट है फॉर एग्जांपल वो यूएस है सिक्योरिटी काउंसिल का सितंबर में। अब क्या होगा कि अक्टूबर, जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा ना तो यूएस प्रेसिडेंटशिप से निकल जाएगा और उसकी जगह कोई और मेंबर आ जाएगा। 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स में माना 12 मेंबर्स हर महीने प्रेसिडेंटशिप से जो है एक प्रेसिडेंट लगता है, उसकी 1 मंथ तक टेन्योर होता है। अभी सितंबर में फॉर एग्जांपल अगर यूएस है तो अक्टूबर में कोई और आ जाएगा, अक्टूबर में इन 15 मेंबर्स में से कोई और आ जाएगा। पहले सितंबर में फॉर एग्जांपल यूएस था, यूएस भी 15 मेंबर्स में परमानेंट मेंबर है एक। सितंबर में अगर मैं कहूँ कि यूएस है तो अक्टूबर में कोई और आ जाएगा। कहने का मकसद ये कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है ना सिक्योरिटी काउंसिल में वो सिर्फ 1 मंथ का होता है, वरना हर महीने आपका जो प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का वो चेंज होता रहेगा। अब वो चेंज कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेंज होगा। अब जैसे मैं कहूँ, एक मिसाल है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि देखें A B C D E F G H I J K। अब समझे ये 15 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L M N O P। अब ये 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, समझे ये 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ये 15 मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जो प्रेसिडेंट होगा ना वो 1 मंथ के लिए आएगा। अब जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी में पहले ए को डालेंगे, बोलेंगे कि भाई आप प्रेसिडेंट हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे जनवरी एंड होगा फरवरी में बोलेंगे कि बी जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। तो माना प्रेसिडेंट आपका 1 मंथ के लिए होता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है इन 15 मेंबर्स में से। ये 15 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेंबर ए है, ये मेंबर बी है, ये मेंबर सी है, ये सारे 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इनमें से जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा ना वो अल्फ़ाबेटिकल होगा, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से सबसे पहले ए आता है तो ए सेलेक्ट होगा, ये 1 महीने के लिए सेलेक्ट होगा। जैसे इसका टेन्योर ख़त्म होगा फिर बी को सेलेक्ट करेंगे। तो ये है इसका तरीक़ेकार कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट कैसे करते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। कौन होता है प्रेसिडेंट, वो इन 15 मेंबर्स में से कोई भी एक प्रेसिडेंट बनता है, उसका टेन्योर क्या होता है, वो 1 मंथ होता है। तो ये इसका बेसिक आइडिया था कि प्रेसिडेंट कैसे आता है, कौन होता है और कितने मंथ के लिए होता है, सिर्फ 1 महीने के लिए, और इन सिर्फ 15 मेंबर से था। इन 15 मेंबर से बाहर प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्रेटरी जनरल पे। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो जो हैं फ़िलहाल जो अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। वो कहाँ के हैं, उनकी नेशनलिटी है पोर्टुगाल से हैं, ठीक है, पोर्टुगीज़ हैं। अब एंटोनियो गुटेरेस
सेक्रेटरी जनरल का जो पीरियड होता है सिक्योरिटी काउंसिल में वो होता है 5 इयर्स का, जनरली 5 इयर्स होता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभी मैं कहूँ कि जैसे 2018 में हमारे इमरान खान साहब सेलेक्ट हुए थे 2018 में। अब इमरान खान साहब जो हैं वो आपका जो है 5 इयर्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं, 5 इयर्स, मतलब इनका टेन्योर जो है 5 इयर्स। तो सेम यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी 5 इयर्स के लिए ही सेलेक्ट होता है। और कहाँ से सेलेक्ट होता है ये मैंने आपको जनरल असेंबली में बताया था। जनरल असेंबली में पावर नंबर 5 या 6 थी जिसको हमने कहा था इलेक्टिव पावर्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको उसके इलेक्टिव पावर्स बताए थे। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो जनरल असेंबली से आता है वोटिंग के ज़रिए। मैंने आपको बताया था कि जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज़ होते हैं, उन 193 कंट्रीज़ में से वोटिंग होती है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं फिर वो वहाँ का सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल बनता है। जैसे अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं पोर्टुगीज़ के, इनको वोट मिला था 2017 में वोटिंग हुई थी, ये आए थे और ये अभी 5 इयर्स के लिए, मतलब ये 2022 में जो है ये रिटायर होंगे। इनकी रिटायरमेंट या इनका टेन्योर जो है वो 2022 में होगा। अब इसमें ये इसकी जनरल बात थी, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी जो हम कहते हैं ना कि लिमिटेशन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग जैसे कहते हैं कि एक इसमें एक और पॉइंट है कि हम लोग बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2018 में आए, 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। तो समझें आपके 2023 तक इमरान खान साहब की हुकूमत होगी पाकिस्तान में, ठीक। फॉर एग्जांपल 2023 में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं और फिर से इमरान खान साहब जीत जाते हैं। तो 2023 में इमरान खान का टेन्योर ख़त्म हो गया, लेकिन 2023 में फिर से वो इलेक्शन जीतते हैं और वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो माना वो फिर से 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो मतलब कंसेक्टिव 2 टर्म्स के लिए भी बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का असूल है। यूएस में इस तरीके से नहीं है। यूएस में 2 दफ़ा प्रेसिडेंट आप बन सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। आप बन गए 2 दफ़ा, उसके बाद आप नहीं कम्पीट कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप अगर जीत जाते हो आप 10 दफ़ा भी प्रेसिडेंट बन सकते हो और वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे इमरान खान साहब मैंने बताया 2018 में आए, 2023 में उनकी टेन्योर ख़त्म होगा, लेकिन अगर 2023 में फिर से इलेक्शन है, फिर इमरान खान साहब जीत गए तो फिर से आ जाएंगे, मतलब 2 कंसेक्टिव टर्म होते हैं। तो इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल का होता है कि सेक्रेटरी जनरल का जो उसका नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा, उसका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टेन्योर ख़त्म होने के बाद वही सेक्रेटरी जनरल जो थे वो फिर से री इलेक्ट होकर आ सकते हैं। समझाना आपको ये था कि इसका 5 इयर्स नॉर्मल टेन्योर होता है, लेकिन इलेक्शन फिर से अगर हो जाता है, फिर से इलेक्शन हो जाता है, तो वही सेक्रेटरी जनरल फिर से दोबारा लग सकता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सेक्रेटरी जनरल आए थे, बन की मून उनका नाम था, ठीक है। वो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल लगे थे 2006 में लगे थे, 2006 में वो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल लगे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन उनका जो टेन्योर ख़त्म हुआ था वो 2016 में ख़त्म हुआ था। 2006 में आए थे, 2011 तक उनका पहला टेन्योर ख़त्म हुआ। फिर से जनरल असेंबली में जो थी वो इलेक्शंस हुई, फिर से वो इलेक्शन जीत गए, वोटिंग हुई, वो उनको वोट मिले, जीत गए और वो 2016 तक फिर से सेक्रेटरी जनरल बन गए। तो कहने का मकसद ये था कि सेक्रेटरी जनरल आपका 2 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका एक जनरल 5 ईयर का टेन्योर हो, तो 2 कंसेक्टिव टर्म से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थी इसकी 2 बेसिक बातें थी, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंबर्स पे। मेंबर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, क्योंकि पूरी यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं, जनरल असेंबली के भी 193। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारे मेंबर्स होते हैं ना वो होते हैं 15, हमारे होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं, 15 ये लिखा हुआ 15 मेंबर्स। अब इन 15 मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं 5, माना 10 में से 15 में से आपके जो 5 हैं और ये 10 हैं, माना 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 10 जो मेंबर्स होंगे ना, 10 उनको हम कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। मतलब नॉन परमानेंट का ये है कि वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे और फिर वो चले जाएंगे और फिर से जनरल असेंबली में वोटिंग होगी और फिर वो वापस आएंगे। ये मैंने आपको जनरल असेंबली के इलेक्टिव पावर्स में ये चीज़ भी बता दी थी कि सेक्रेटरी जनरल को भी जनरल असेंबली से वोटिंग मिलेगी, वो तब आएगा। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि 10 होते हैं, जिनकी तादाद 10 है, वो भी
जनरल असेंबली से वोट लेके फिर यहाँ आते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 2 ईयर्स, है ना। फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अभी पाकिस्तान नहीं है मेंबर, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान 2023 तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा, उसका टेन्योर जो है वो 2 ईयर्स का, ठीक है। एक बात ये हो गए 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर जो कि इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर आपके पास आए थे 5 परमानेंट मेंबर, वरना 5 रिमेनिंग 5, 10 तो आपके नॉन परमानेंट हो गए, रिमेनिंग 5 जो आपके परमानेंट है, इनको हम कहते हैं P5 परमानेंट 5, P फॉर परमानेंट 5, P5। अब ये जो P5 है ना, इसका मैं आगे आपको पावर्स एंड फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इनकी पावर्स के, इनके फंक्शन क्या है। लेकिन इन P5 कंट्रीज़ को हम लोग बेसिकली ये भी कहते हैं वीटो कंट्री, VETO, वीटो कंट्री, वीटो कंट्रीज़। अब ये वीटो कंट्रीज़ क्या है, परमानेंट 5 क्या है, परमानेंट का मतलब क्या है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। परमानेंट का मतलब है कि ये जब से यूनाइटेड नेशन बनी है, यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 में, ठीक है, और अभी इसको ऑलमोस्ट 73 ईयर्स, आई थिंक सो मेरा एस्टिमेट सही है, 73 ईयर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन को। तो 1945 से लेके अभी तक, और जब तक यूनाइटेड नेशंस है, ये जो 5 मेंबर्स हैं ये परमानेंट है, और ये 5 के 5 रहेंगे। इनके पास सर्टेन पावर्स हैं, वो मैं आपको पावर्स में इनके पढ़ाऊँगा, पावर्स एंड फंक्शन। अभी फ़िलहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं ना, इनको हम कहते हैं परमानेंट मेंबर है, ये इनका नाम है P5। इनको हम वीटो कंट्रीज़ भी कहते हैं, वीटो, ये मैं पावर्स में बताऊँगा क्या है। तो इनको हम कहते हैं P5। तो ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट हैं, जो कि कहीं जा नहीं सकते और ना कहीं जाएंगे, जब से यूनाइटेड नेशंस बनी है, और जब तक है तब तक ये रहेंगे, ठीक है। ये इन्हें कहते हैं P5। अब ये परमानेंट 5, आपका सवाल हो रहा होगा यार ऐसा क्यों है, परमानेंट 5 सिर्फ ये 5 ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं हो सकता? और कोई दूसरा हो सकता है, उसका क्राइटेरिया बताता हूँ कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि यार इंडिया जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल में सुना है कि वीटो पावर है, उसको परमानेंट 5 में एडजस्ट करें, सुना है। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उसका रीज़न देता हूँ क्यों नहीं होगा। परमानेंट 5 का, आप परमानेंट 5 ये सिर्फ 5 हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन कोई और भी आ सकता है, उसका क्राइटेरिया बताऊँगा। लेकिन कहने का मकसद है परमानेंट 5 हैं कौन और क्यों, कहाँ से आए ये, इनको मतलब क्यों बनाया गया। तो आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन जो बनी थी वो बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसका मोटिव ही ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो ये जो परमानेंट 5 है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना P5 कंट्रीज़ कौन है, आप नाम तो बता दोगे कि चाइना है, रशिया, US है, फ्रांस है, UK, ये 5 नाम भी मैं लिखता हूँ, ये आप बता दोगे ये 5 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई ये 5 ही क्यों, तो आप उसको रीज़न बताओगे कि भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी ना, तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, इनको हम कहते हैं विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जो विक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, और यूनाइटेड नेशन जैसे ही बनी तो वो जो विक्टर्स थे उनको बना दिया था 5 परमानेंट मेंबर्स। तो अगर कोई आपसे इनका पूछे तो आप कहोगे ये विक्टर्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। तो ये 5 मेंबर्स जो हैं इनको विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। कोई आपसे पूछे तो उसका रीज़न ये है। अब ये जो 5 कंट्रीज़ हैं कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नंबर 1 चाइना, चाइना है आपका। नंबर 2 यूएस है आपका। नंबर 3 फ्रांस, फ्रांस है आपका। नंबर 4 यूके है आपका। और नंबर 5 आपका रशिया। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि रशिया जो था वो 1989 में मेरे ख्याल से, हाँ 1989 जो सोवियत यूनियन उसको पहले कहते थे, तो ये उस तब तक सुपर पावर था। 1945 में तो ये भी सुपर पावर था, यूके भी सुपर पावर था, ब्रिटिश एम्पायर आपको पता है, फ्रांस भी था, यूएस भी था। तो ये इन 5 को कहते हैं विक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, और ये 5 सभी परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। ये था इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इनके पावर में आगे समझाता हूँ, ठीक है। आखिरी पॉइंट ये कि जो यूनाइटेड नेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है यूनाइटेड नेशंस का, तो आप कहोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली के मैंने आपको पावर्स बताए, उनके पावर्स हैं, लेकिन उनकी पावर्स में एक चीज़ थी कि उनको जो था ना वो अप्रूवल लेना था। मैंने आपको जो पावर्स बताए थे, मैंने उसमें ये भी कहा था, हर पावर में मैं आपको कह रहा था कि जनरल असेंबली में कोई भी चीज़ होती थी तो उनको सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल लेना होता था। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और अभी आप इसके जब पावर्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा, कोई भी रेजोल्यूशन होती है, कुछ भी होता है, कोई भी लॉ होती है, रेजोल्यूशन होती है,
वो इन 15 मेंबर्स पे डिपेंड करती है। जब तक ये 15 मेंबर्स हाँ नहीं करते थे ना, तब तक वो पास नहीं थी। 15 मेंबर्स तो चले, मैं 15 भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ये पाँच परमानेंट 5। अगर इन 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया ना, तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होती। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। इसको मैं मज़ीद अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको इसको इंट्रोडक्शन आपको इसका समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं इस पर। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि अगर MCQ में आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई पाकिस्तान कितनी दफ़ा पाकिस्तान पहली बार बना है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जो है ना नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। 7 टाइम्स अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान कितनी दफ़ा नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो आप कहोगे 7 टाइम्स बना है। और इंडिया जो है ना वो अभी करंटली मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया अभी है, करंटली है। और इंडिया जो है वो 8 टाइम्स बना है, पाकिस्तान 7 टाइम्स बना है। या मैं लिख लेता हूँ 7 टाइम पाकिस्तान, इंडिया जो है वो 8 टाइम बना है, 8 टाइम इंडिया। नॉन परमानेंट मेंबर की मैं बात करूँ, पाकिस्तान 7 दफ़ा बना है इंडिया, और इंडिया अभी करंटली है नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। ये MCQ के इस हवाले से बात है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये आप कुछ लिख लें, यहाँ जहन में आप उसको प्रेशर बिठा दें। अब हम लोग आ जाते हैं कि इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यार 15 मेंबर्स होते हैं, अब 193 मेंबर्स हैं। अब कौन नहीं चाहेगा कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल में आऊँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी रेजोल्यूशन होती है, लॉ होती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में ही पास होती है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल से पास नहीं होगी वो लॉ वैलिड ही नहीं है। तो हर कोई कहेगा, 193 स्टेट्स हैं, हर कोई कहेगा कि यार मैं भी सिक्योरिटी काउंसिल में आऊँ, मैं भी सिक्योरिटी काउंसिल में आऊँ। तो अब इसका इलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इलेक्शन क्राइटेरिया कैसे लोग इसमें, कैसे स्टेट्स जो हैं वो इसमें आते हैं, इलेक्शन क्राइटेरिया कैसे आता है। देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो उनको आप छोड़ दें, वो तो हमेशा से हैं, और अभी जब तक वो है यूनाइटेड नेशंस है वो तब तक ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे कहीं पे। इन 5 मेंबर्स को तो आप छोड़ ही दें। अब बच्चे जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो 10 हैं, 10 मेंबर्स। अब इन 10 मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कहाँ से आते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं इनके, कैसे क्या क्राइटेरिया यूनाइटेड नेशन ने सेट किया, तो ये क्राइटेरिया समझे, ये पूछ सकते हैं आपसे। देखें अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे नंबर 1 10 मेंबर्स, इन 10 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स जो हैं, 5 मेंबर्स ये आपके आते हैं एफ्रो एशियन कंट्रीज। नंबर 1 पॉइंट, इन 10 मेंबर्स में से आपके जो 5 मेंबर हैं वो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उनमें से आपके 5 मेंबर बनेंगे। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इतना वो रखने की वो नहीं है कि आप लोग बोलें कि यार अफ्रीकन कौन सा है, एशियन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री। ये आप सिंपल बस याद रखें कि 5 मेंबर जो हैं वो एफ्रो एशियन कंट्री से आते हैं, अफ्रीका एशियन से मिक्स्ड। उनमें से 5 मेंबर माना आते तो यहीं से आते हैं, क्योंकि एशिया आपको पता है कि बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए एशियन और अफ्रीकन को मिला के यहाँ से 5 मेंबर्स ये लोग निकालते हैं। अब ये मैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, परमानेंट मेंबर्स तो वैसे ही ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। पहला। दूसरा मैं आपको दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि 2 मेंबर्स जो हैं, 2 मेंबर्स जो हैं वो आपके वो आते हैं वेस्टर्न यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से। 2 मेंबर्स जो हैं आपके वेस्टर्न यूरोप से आते हैं, और यहाँ पे आप लोग लिख दो अदर्स। अदर्स का मतलब ये है कि जैसे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गए, अदर्स में वो आ जाते हैं। वेस्टर्न यूरोप जो आपका कंट्री है वहाँ से आपके इन दोनों को मिला के, अदर्स को और वेस्टर्न यूरोप को, यहाँ से आपके 2 मेंबर्स आते हैं। अदर्स में आपके कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, वो आ जाते हैं अदर्स में। लेकिन मैंने वही बात बोली कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आपको कंट्रीज़ के नेम याद नहीं करने, ठीक है। होते हैं वो 193 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो 193 कंट्रीज़ भी तो इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में से बने ना। तो एक आता है, एक मेंबर आता है वेस्टर्न यूरोप से और एक आता है अदर्स में से, तो ये 2 मेंबर, टोटल 7 मेंबर तो मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं। इनको जस्ट ऐसे सिंपली याद करें। पॉइंट नंबर 3, जो 2 मेंबर्स आते हैं ना, जो 2 मज़ीद और मेंबर्स आते हैं, ये आपके हो गए दोनों मिला के 7। अब ये 2 मेंबर्स और बताओ,
ये जो 2 मेंबर्स आते हैं ये आपके आते हैं लैटिन अमेरिका से, लैटिन अमेरिका, ये आते हैं लैटिन अमेरिका से, ठीक है, लैटिन अमेरिका से, और हम लोग कहते हैं कैरेबियन आइलैंड से। कैरी, मेरा मार्कर है काफ़ी लाइट है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कैरेबियन आइलैंड। ये जो 2 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर एफ्रो एशियन कंट्री से आते हैं, 2 मेंबर्स जो हैं आपके वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्री से आते हैं, और 2 मेंबर्स जो हैं वो आपके लैटिन कंट्री से और कैरेबियन आइलैंड से आते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड। 2 मिनट में से उसका मार्कर चेंज करूँ। अब देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि 5 मेंबर जो हैं वो एफ्रो एशियन कंट्री से आते हैं, ये आपको क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जो 2 मेंबर्स हैं वो वेस्टर्न यूरोप और अदर से आते हैं। अदर्स में कौन से हैं, जैसे भाई आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, इस तरीके के कंट्रीज अदर्स में आ जाते हैं। आइसलैंड, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप प्लस में आइसलैंड, डेनमार्क या अदर सिंपली लिखे 2 मेंबर यहाँ से आते हैं। 2 मेंबर्स जो है आपके लैटिन अमेरिका से आते हैं और कैरेबियन आइलैंड आप सबने सुना होगा, देखा होगा। लैटिन अमेरिका जो है उसमें फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पनामा जो है, या फिर इस तरीके जो कंट्रीज होते हैं, पनामा हो गया, फॉर एग्जांपल दूसरा मैं कहूँ निकरागोवा भी एक कंट्री है, निकरागोवा। इनके नाम बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि लैटिन अमेरिका में कौन से आते हैं, क्या आप सिर्फ ये याद करेंगे। 2 मेंबर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से आते हैं, ठीक है। अब कैरेबियन आइलैंड से भी आते हैं, और एक और कॉन्टिनेंट है जिसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। 3 कॉन्टिनेंट यहाँ पे, तीन कॉन्टिनेंट, एक लैटिन अमेरिका, एक कैरेबियन आइलैंड, और एक आपका आता है साउथ अमेरिका। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बस जहन में बिठाएं। 5 मेंबर अफ्रीका एशियन कंट्री से आएंगे, 2 मेंबर वेस्टर्न यूरोप और अदर से आएंगे, 2 मेंबर लैटिन अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका से आएगा। ये हो गए आपके 9 मेंबर्स। अब रिमेनिंग जो आपका 1 मेंबर है, 1 पॉइंट नंबर 4, जो आपका 1 मेंबर है, अब क्योंकि 1 मेंबर आपका बचा है, मैंने नॉन परमानेंट का बताया। 1 मेंबर जो है ना वो आपका आएगा ईस्टर्न यूरोप से। 1 मेंबर जो आपका आएगा वो ईस्टर्न यूरोप से आएगा। ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 मेंबर फ्रॉम अफ्रीका एशियन, 2 मेंबर्स फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, 2 मेंबर फ्रॉम लैटिन अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड एंड साउथ अमेरिका, और 1 मेंबर विल कम फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में मैं आपको कंट्रीज अगर आप बोले तो बता दूं, जैसे पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ये आते हैं ईस्टर्न यूरोप में। आप इनका मैं वही कहूँगा बार बार कि नाम याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्टिनेंट को देखते हैं। ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर आता है, 2 मेंबर लैटिन अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, साउथ अमेरिका से आता है, 2 मेंबर जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप से और अदर से आते हैं, और 5 मेंबर एफ्रो एशियन कंट्री से। ये है इसका इलेक्शन क्राइटेरिया को मैं फिर से बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि ये इनके मेंबर्स जो है ना 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, इन रीजन से सिलेक्ट होते हैं। जब सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह हर चीज़ खड़े होते हैं इलेक्शन में। जब वो डिफरेंट जगहों से आते हैं, डिफरेंट ज़िलों से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, खड़े होते हैं, सब आके खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होती है, वोटिंग होती है सारे मिनिस्टर्स की। भाई मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 200 मिनिस्टर होते हैं, तो 200 में से जो है वो सिर्फ फॉर एग्जांपल 20 जीतते हैं, 20 जो हैं वो जीत जाते हैं। 200 मिनिस्टर होते हैं, वो 200 के 200 आके खड़े होते हैं, तो उन 200 को जो है आवाम वोट करती है, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 20 जीतते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे भी ये है कि इन कंट्रीज़ में से मेंबर्स आते हैं, लेकिन मेंबर्स की तादाद ये है कि 5 आप यहाँ से भेजोगे, 2 आप यहाँ से भेजोगे, 2 आप यहाँ से भेजोगे और 1 यहाँ पे भेजोगे। फिर होती है वोटिंग, और वोटिंग का मैंने आपको बताया वोटिंग कहाँ होती है, जनरल असेंबली में। ये आते हैं, इनकी जो सबकी वोटिंग होती है वो सबकी जनरल असेंबली में वोटिंग होती है। फिर वोटिंग के दौरान जितने भी यहाँ से मेंबर्स आते हैं, बहुत सारी तादाद में आते हैं, लेकिन वोटिंग में यहाँ से 5 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, फिर वोटिंग होती है, फिर यहाँ से वेस्टर्न यूरोप से 2 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, फिर वोटिंग होती है, यहाँ से 2 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, फिर वोटिंग होती है यहाँ से, फिर इस तरीके से ये 10 मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं।
5 मेंबर यहाँ से आपको वोट करके सिलेक्ट, अब फॉर एग्जांपल समझाऊँ कि एफ्रो एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ से आपको 100 बंदे आ जाते हैं, 100 बंदे तो 100 आ गए, लेकिन उन 100 में से वोटिंग करके सिर्फ 5 बंदे सेलेक्ट करोगे आप। फिर यहाँ से वेस्टर्न यूरोप से 2 मेंबर सेलेक्ट, यहाँ से भी 100 बंदे आपने भेज दिए, लेकिन 100 में से वोटिंग होगी, 100 में से सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट होंगे। ये है इसका इलेक्शन का क्राइटेरिया कि इन कंट्रीज़ में से, इन कॉन्टिनेंट में से आप बंदे मंगवाओगे, वोटिंग होगी जनरल असेंबली में, वोट देंगे, जो वोटिंग के हिसाब से ये यहाँ से 5 मेंबर जो जीतेंगे, कोई भी हो सकता है, कोई भी नेशनलिटी हो, किसी भी उसकी हो, भाई कोई अफ़गानी जीत गया, एशियन में से कोई अफ़गानी आ गया, कोई पाकिस्तानी जीत गया, कोई भी हो, 5 मेंबर बस यहाँ से निकलें, फिर कोई भी जीते एशियन कंट्रीज़ में से या अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है इसका इलेक्शन क्राइटेरिया सिक्योरिटी काउंसिल का। और इलेक्शन कहाँ होगा? जनरल असेंबली में, ये याद रखिएगा, इलेक्शन जनरल असेंबली में होगा। ये जो है आपका इसका सिक्योरिटी इलेक्शन क्राइटेरिया। और एक और बात कि जो भी मेंबर जीतेगा उसको जो वोटिंग की मेजॉरिटी चाहिए वो 2/3 चाहिए। आपको पता है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, कोई भी बिल पास होता है पाकिस्तान में भी या क्या, तो उधर अगर कोई मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जीतना चाह रहा है तो उसको तकरीबन 2/3 वोटिंग जो है वो चाहिए होती है। 2/3 मेजॉरिटी उसके साथ तो उसको वोट करेगी, तब वो मेंबर कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ से मैंने कहा 100 बंदे आते हैं, 100 में से 5 बंदे निकालने, अब उन 5 में से एक बंदे को 2/3 वोटिंग मिल गई, तो वो भाई उसको बोलेंगे कि चलो आप तो मेंबर बन गए सिक्योरिटी काउंसिल। तो वोटिंग जो है कि कोई भी बंदा जो भी सेलेक्ट होगा उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लाजमी चाहिए, तो वो फिर जाके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे, वरना नहीं बन सकते। 2/3 मेजॉरिटी लाजमी है, ठीक है। ये था इसका क्राइटेरिया इलेक्शन का। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, ये इसका सिंपल इलेक्शन क्राइटेरिया था, ये आप लोग बोलेंगे, अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप लोग काइंडली वीडियो को पॉज करके या उसको देख लीजिए तो वैसे ही, और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते। तो अब देखें, अब मैं आपको इसके थोड़े से पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ आ रहा हूँ। पावर्स क्या हैं पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पावर नंबर 1, सिक्योरिटी काउंसिल के पास अब एक सवाल उठता है कि भाई अगर 2 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 2 मेंबर्स हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझिएगा इसको। 2 मेंबर्स हैं, दो स्टेट्स हैं, जैसे हो गया स्टेट ए एंड स्टेट बी। ये दो स्टेट्स हैं, स्टेट ए एंड स्टेट बी। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अगर मैं कोई सा भी डिस्प्यूट हूँ, मैं इनको कहूँ कि ए बी डिस्प्यूट, ठीक है, स्टेट ए और स्टेट बी इनके बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन अब मैंने आपको क्या कहा, ये 2 स्टेट्स हैं, ये मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेट है ना, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक। अब ये 2 जो मेंबर्स हैं, ये 2 जो स्टेट्स हैं, ये मेंबर्स नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। मैंने क्या बताया, 15 मेंबर्स होते हैं, ये उन 15 मेंबर्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों का अब ये मसला कैसे हल होगा सिक्योरिटी काउंसिल में? अगर 2 स्टेट्स हैं, स्टेट ए स्टेट बी, और ये दोनों मेंबर नहीं हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, इन 15 मेंबर्स में नहीं हैं, तो इनका मसला कैसे हल होगा? ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे इन दोनों का मसला हल होगा? देखिए, अब इसका सिंपल सा आर्टिकल है, इसका आंसर है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की पहली पावर बता रहा हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल की पहली पावर ये है कि अकॉर्डिंग टू, ये रेफरेंस है, ये लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर, या यूनाइटेड नेशन चार्टर लिखना है, यूनाइटेड नेशन चार्टर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 ऑफ यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन कॉल, या हम इसको लिखें हैज़ पावर टू कॉल अपॉन both the states, but these states cannot vote। अब समझें, इस बात को समझना लाजमी।
2 स्टेट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। अब ये मैं पावर नंबर 1 बता रहा हूँ। 2 स्टेट्स हैं जो कि मेंबर नहीं हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन 15 मेंबर्स में ये दोनों नहीं हैं स्टेट्स। उन एग्जांपल ये कि स्टेट ए है, स्टेट बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, मैंने आपको ये कहा कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, उसकी रेजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ही पास होगा। तो अब इन दोनों का डिस्प्यूट है, अब ये जो चाह रहे हैं कि मेरे बीच में सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन लाने के लिए इनका जो डिस्प्यूट है वो सिक्योरिटी काउंसिल में आना चाहिए। अब ये दोनों स्टेट क्योंकि मेंबर नहीं है तो ये लोग अपना इशू यहाँ पे खुद नहीं लेके आ सकते। तो ये पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द पावर टू कॉल अपॉन बोथ स्टेट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके पास जो पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 वो ये है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट ए को भी बुला सकता है, स्टेट बी को भी खुद बुला सकता है। ये दोनों खुद नहीं आएंगे, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इन दोनों को बुला सकती है, उसके पास ये पावर है, बुला सकती है। लेकिन बुलाएगी तो सिक्योरिटी काउंसिल इनका डिसीजन जो है खुद लेगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आगे आप लोगों को एक पावर बताऊंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि वोटिंग होती है। वोटिंग भाई फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है, ठीक है, कश्मीर इशू है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब कश्मीर इशू सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, ठीक है। अब ये जो 15 मेंबर्स हैं ना, 15 मेंबर्स, इन 15 मेंबर्स की पावर होती है कि इनके पास अथॉरिटी है कि ये लोग वोट करें। भाई मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि कश्मीर इशू जो है पाकिस्तान की तरफ कर दो, पाकिस्तान को दे दो, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ये आ गया। तो ये जो 15 मेंबर्स हैं ना, इन 15 मेंबर्स को वोटिंग करनी होगी इसके ऊपर कि भाई ये जो सॉल्यूशन आया है कि वाकई पाकिस्तान को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वोटिंग होती है इन 15 मेंबर्स की। तो यहाँ पे समझाने का मकसद, ये अभी आगे समझाऊंगा, समझाने का मकसद है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पावर होती है कि इन दोनों स्टेट्स को बुलाए। लेकिन ये जो दोनों स्टेट्स हैं, क्योंकि ये मेंबर नहीं हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि ये दोनों स्टेट है और स्टेट भी वोट करें। वरना तो ऐसे भी हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल इनको बुलाएं, इनका मसला जो है जो भी है वो इस पर सॉल्यूशन दे दें। अगर इनके पास अथॉरिटी होती वोटिंग की दोनों स्टेट्स के पास, तो ये तो एक खुद को ही सपोर्ट करते, बोलते कि भाई हम तो खुद को सपोर्ट, तो इनके पास अथॉरिटीज़ नहीं होती। आर्टिकल 31 यही कहता है कि अगर कोई भी 2 स्टेट जिनके बीच में डिस्प्यूट है और वो मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनका जो डिस्प्यूट है वो खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 31, उनके पास पावर है कि वो उन दोनों स्टेट्स का जो डिस्प्यूट है वो खुद बुला सकते हैं उधर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खुद बुलाएगा और उन स्टेट्स को बुला के उसका मसला हल करेगा। लेकिन वो जो 2 स्टेट्स हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उस सॉल्यूशन पे वोट कर सके। जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा वो उन्हें मानना पड़ेगा। ये इसकी पावर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 31। ये इसका रेफरेंस है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन की पहली पावर ये कि वो किसी भी मसले को लेके आ सकता है खुद ही, उस मसले को जहाँ पे 2 स्टेट जो मेंबर नहीं हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पावर नंबर 1 ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है और अच्छी पावर है, और इसमें आपको मैंने रेफरेंस भी बता दिया कि रेफरेंस क्या है। रेफरेंसेस जो है यही आपके आर्ग्यूमेंट को जो है सब्सटेंशिएट करेंगे, तो काइंडली रेफरेंसेस को आप लोग नोट करें, क्योंकि रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसकी पहली पावर है। नंबर 2, अब पावर्स में हम लोग कह देते हैं कि भाई इनका वोटिंग की भी इनके पास पावर है। मैंने याद है आपको अभी बताया था कि P5 कंट्रीज़ जो हैं उनके पास एक सर्टेन पावर होती है। वो ऐसी P5 कंट्री है, उनको वीटो पावर, मैंने आपको एक टर्म यूज़ की थी वीटो। ये पावर, इसको ऐसे ही वीटो पावर नहीं कहते कि बस कंट्री है 500 वीटो का एक सर्टेन मकसद होता है। अब समझें ये बात, 15 मेंबर्स हैं जिसमें से मैंने कहा कि 5 आपके परमानेंट हैं, इनको मैं लिख देता हूँ P5 परमानेंट 5, ठीक है। और जो 10 है आपके पास वो NP है, NP मतलब नॉन परमानेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अभी मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन मैं एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, अभी मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इनका जो कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर डिस्प्यूट हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाता है। इनका जो डिस्प्यूट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाता है। भाई आ गया कश्मीर का,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कश्मीर इशू आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया। अब इस पे सॉल्यूशन आ जाता है, कश्मीर डिस्प्यूट इनका आ गया। अब इस पे सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन क्या आता है, या रेजोल्यूशन आ जाती है कि भाई कश्मीर जो है वो आप दे दो पाकिस्तान को। सॉल्यूशन आया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, सॉल्यूशन ये आया, ये सॉल्यूशन तो आ गया। लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन जो आ गई, इस पे इन 15 मेंबर्स को वोटिंग करनी है, और जब वोटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं वोटिंग पावर। नंबर 2, अब वो वोटिंग कैसे होगी उसको समझें। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी इशू अगर आएगा वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग कौन करेगा, ये 15 मेंबर्स वोट करेंगे। अब वो कैसे वोट करेंगे वो समझाता हूँ। वोटिंग पावर असली क्या है, वीटो पावर असली क्या है, वो समझाता हूँ। अब कश्मीर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि भाई फॉर एग्जांपल फैसला ये आता है कि भाई पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये फैसला आ गया। अब इस पर जो 5 कंट्रीज है ना, इनको लाजमी वोट करना है, इनका वोट लाजमी चाहिए। अब एक और बात बताऊं, तो कोई भी इशू या कोई भी सॉल्यूशन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है ना, और उसको पास कराना होता है, तो पास करने के लिए मैंडेटरी है, लाजमी है कि आपको ऑलमोस्ट 9 वोट्स मिलें। अगर आपको 9 वोट से कम वोट मिलेंगे ना, तो रेजोल्यूशन पास नहीं होती। जैसे मैं सिंपली कहूँ कि कश्मीर इशू है, पाकिस्तान के हक़ में दे देते हैं, लेकिन ये तब पाकिस्तान के हक़ में आएगा जब इसको 9 वोट्स मिलेंगे। मेंबर हैं 15, ज़रूरी नहीं कि 15 के 15 वोट ही मिलें। अगर 9 वोट्स भी मिल गए ना, तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। इसका ये है जनरल क्राइटेरिया कि अगर कोई इशू आता है तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 9 वोट्स चाहिए, 9 वोट्स होने चाहिए, 9 से कम नहीं होंगे। अगर 8 वोट है नहीं होगी पास, 9 वोट्स है तो पास हो जाएगी, ठीक है। 9 से ज़्यादा है तब भी पास हो जाएगी, लेकिन 9 वोट्स हों, ये इसका जनरल रूल है। अब 9 वोट्स तो चलो ये मैंने आपको बता दिया जनरल रूल है, लेकिन मिसाल के तौर पे भाई 9 वोट्स आपको मिल गए 9 वोट्स आपको मिल गए भाई। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इन नॉन परमानेंट मेंबर में से समझे कि 10 के 10 9 परमानेंट मेंबर्स ने जो है ना आपको वोट दे दिया। 9 वोट्स तो आपको मिल गए, मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं। एक कंडीशन है, वो ये है कि ये जो P5 कंट्री है ना, इनको अपना कंसेंट या इनको वोट देना है, इनसे पूछा जाएगा, इनका ये रोल है यहाँ पे, इनसे पूछा जाएगा। रशिया से पूछेंगे कि भाई आपको ये मंजूर है, आप रशिया से बोलेंगे भाई ये जो सॉल्यूशन है ये पाकिस्तान के हक़ में है, आप हाँ करते हो, रशिया कहेगा हाँ भाई मेरी हाँ है, डन, पहला। यूएस से पूछेंगे आप हाँ करते हो, यूएस कहता है हाँ भाई मेरी हाँ है। चाइना से पूछते हैं, वो कहता है आप उससे पूछते हैं, वो कहता है भाई हाँ। यूके से पूछते हैं, यूके कहता है कि भाई मेरी भी हाँ है। फ्रांस से पूछते हैं, लेकिन फ्रांस कहता है नहीं मेरी नहीं है। 4 वीटो पावर ने अग्री कर लिया, लेकिन एक ने नहीं किया, और वोट्स भी 9 है, 9 वोट्स हैं, मना रेजोल्यूशन पास हो गई, होने वाली है, मना हो गई, 9 वोट्स मिल गए, मना पास हो गई। लेकिन इनसे भी पूछेंगे, इन 4 वीटो पावर्स ने, 4 पावर्स ने तो हाँ कर दी, लेकिन किसी एक ने मना कर दिया। फ्रांस ने फॉर एग्जांपल बोला कि भाई मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं मना कर रहा हूँ, तो ये 9 वोट्स होने के बावजूद भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई। इसको कहते हैं वीटो पावर, कि किसी एक वीटो पावर ने भी अगर मना कर दिया ना, तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। भले आपके पास 9 वोट्स हों, भले आपके पास 9 वोट्स हों, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। ये है इसका पावर, जिसको हम वोटिंग पावर आप लोग कह दो तो वो भी सही है। ये है जनरल क्राइटेरिया, ये कि आपको 9 वोट्स मिल गए तो भाई रेजोल्यूशन पास है, लेकिन उन 9 वोट्स में इन 5 कंट्री का कंसेंट लाजमी है। अगर ये 5 के 5 अग्री करते हैं तो फिर तो पास ही पास है, लेकिन ऐसे भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई कश्मीर का सॉल्यूशन है, पाकिस्तान के हक़ में दे दिया, इन 5 ने बोला कि हाँ भाई हम तो राज़ी हैं, 5 ने बोला कि भाई हम जो हैं वो वोट दे रहे हैं, हम 5 राज़ी हैं। लेकिन पता चला कि भाई आपके पास 9 वोट्स नहीं बने, इनके 5 वोट बन गए, ये 5 राज़ी हो गए, आपके पास 5 वोट आ गए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 में से मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 3 बंदे मान गए, 3 बंदे यहाँ से भी मान गए, टोटल 8 वोट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 9 वोट्स होने चाहिए, तो 9 वोट्स तो है ही नहीं, तो ये पास नहीं होगी। वरना आपके पास 9 वोट्स लाजमी होने चाहिए, और उन 9 वोट्स में आपके पास ये जो P5 कंट्री है इनका अप्रूवल लाजमी होना चाहिए। इनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया तो पास नहीं होगी। इसको हम कहते हैं वीटो पावर, और ऐसा हुआ है। इसको समझो हम लोग एक तरीके से ये मिस यूज़ ऑफ वीटो पावर भी कहते हैं, कि अक्सर कंट्रीज़ क्या करते हैं अपने मुफाद, अपने फ़ायदे के लिए
वो वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं। कोई जंग चल रही होती है, लोग मर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन कंट्रीज़ जो हैं अक्सर वीटो पावर यूज़ करके वहाँ पे सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये है वीटो पावर की असली कहानियत, और ये इनकी सेकंड वो है वोटिंग पावर है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आ जाता है, वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि इंडिया जो है वो उसके रूमर्स चल रहे हैं कि भाई वो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आ सकता है, परमानेंट मेंबर हो सकता है, कोई भी कंट्री जो है परमानेंट मेंबर जो है वो बन सकता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है। ये जो 5 P5 कंट्रीज़ है ना, अगर ये पाँचों के पाँचों डन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 बोलते हैं, फॉर एग्जांपल भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता है कि भाई मुझे जो है वो परमानेंट 5 कंट्रीज़ में आना है, तो इन पाँचों कंट्री से पूछेंगे कि भाई आप चाहते हो कि पाकिस्तान आए, क्योंकि इनकी पावर को, इनकी सॉवरेनिटी हर्ट नहीं होगी। अगर कोई नया मेंबर आ गया, इनकी सॉवरेनिटी थोड़ी हर्ट होगी, ठीक है। तो आ सकता है नया मेंबर, लेकिन उसमें क्या होगा कि इन पाँचों का अप्रूवल चाहिए। अगर ये पाँचों अप्रूव कर देते हैं तो वो मेंबर बन जाएगा परमानेंट का। ये अब लोग पूछते हैं कि यार इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ बन सकता है, अक्सर आर्टिकल में भी आता है, अक्सर ऐसे सोशल मीडिया पे भी आपने पढ़ा कि इंडिया बनने वाला है। नहीं बन सकता इंडिया। उसका रीज़न ये है कि यूके ने अप्रूव किया था, यूएस ने भी अप्रूव किया था, फ्रांस ने भी किया था, ठीक है, रशिया ने भी किया था, लेकिन चाइना ने नहीं किया था। जब तक चाइना बैठा है ना, तब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई एक वीटो पावर ने भी किसी ने मना कर दिया ना, तो वो होगा ही नहीं, वो काम होगा ही नहीं, वो बिल भी पास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनकी 5 की कंसेंट चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो इन 5 का अप्रूवल चाहिए, लेकिन इंडिया तब बनेगा जब चाइना भी अप्रूवल दे अपना, लेकिन चाइना नहीं देता। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई वो नहीं बन सकता, इंडिया नहीं बन सकता, चाइना फैक्टर की वजह से, चाइना की वजह से वो नहीं बनेगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाहूँगा इसी में, वोटिंग वाले उसमें, कि एक और कंडीशन होती है, वो ये होती है कि भाई अनसर्टेनिटी कंडीशन, अनसर्टेनिटी कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई मैंने आपको कहा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के हक़ में मिसाल सॉल्यूशन आ जाता है, भाई उसमें जो आपको है 9 वोट्स भी मिल गए, ठीक है। आपने यूएस से पूछा, यूएस ने बोला डन। आपने रशिया से पूछा, रशिया ने बोला डन। आपने चाइना से पूछा, चाइना ने बोला भाई हमें भी डन है। आपने फ्रांस से पूछा, फ्रांस ने भी बोला हमें भी डन है। अब यूके कहता है कि यार आपने जो सॉल्यूशन दिया है पाकिस्तान के साथ, मेरा 50-50 आंसर है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन कहीं मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ नहीं हो। एक अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, मतलब वो ना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं कर रहा। अक्सर ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी शो करते हैं वीटो पावर, क्योंकि वो उन लोगों को डिसीजन केयरफुली लेना होता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा डिसीजन भी आता है जिसमें कोई ना कोई वीटो पावर अपनी अनसर्टेनिटी शो करता है, ना हाँ करता है, ना मना करता है, और ना ही राज़ी होता है या हाँ करता है उस पर। तो अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी वाला होता है तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ पास हो जाएगी आपकी। भाई मिसाल मैंने कहा कश्मीर जो है पाकिस्तान के हक़ में आ जाता है, चारों ने बोल दिया हाँ, यूके कहता है भाई मुझे अनसर्टेन है, तो ऐसी कंडीशन में आप, और आपके 9 वोट्स भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, आपकी जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगी। तो ये थी एक और कंडीशन जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी कंडीशन, ठीक है। तो ये थी वोटिंग पावर जिसको आप कहो। और वीटो पावर जो मैंने आपको बताया, इसका मिसयूज़ जो है वो इस तरीके से भी होता है कि किसी एक ने मना कर दिया ना तो भाई बस ख़त्म। और मैंने आपको सारा बताया, तो ये था इसका वीटो पावर या वोटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है। ये आप पावर्स में भले ऐड करो या इसको जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर पावर्स का तो आप उसमें वोटिंग पावर लिख सकते हो कि भाई इनके ये पावर होती है, वीटो पावर होती है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखें सिक्योरिटी काउंसिल का जो है ना वो पहला थर्ड पॉइंट पे अगर मैं कहूँ, थर्ड पावर जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो सिंपल पावर होती है। वो पावर ये है कि मैंने आपको पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, पर्पस क्या है। तो इसकी थर्ड पावर आप लिख सकते हो कि सिक्योरिटी पावर ये सिंपल है कि इसके पास पावर है कि ये मेंटेनेंस करे पीस एंड सिक्योरिटी की। ये इसकी थर्ड पावर है जिसको आप सिंपली लिख सकते हो पीस एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू पर्पसेस ऑफ दी यूएन, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, और उसमें मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था, शायद आर्टिकल नंबर 1 का रेफरेंस। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि भाई इनकी एक पावर है जिसमें ये लोग पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं वर्ल्ड वाइड,
और आर्टिकल नंबर 1 का आप लोग रेफरेंस दे देना। मैंने आपको पर्पसेस ये इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में करवाया था, उसमें रेफरेंस भी दिया था। ये भी इनकी एक पावर है, आप लिख सकते हैं। इनकी एक और पावर है कि फॉर एग्जांपल कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब इनके बीच में आपने देखा कितना मसला चल रहा है, वायलेंस हो रही है, लोग मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक पावर है जिसको हम बेसिकली ये कहते हैं कि मिलिट्री एक्शन पावर। मिलिट्री एक्शन पावर कहते हैं या जनरली इसको कहते हैं कि ये मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। फॉर एग्जांपल भाई इसराइल है, ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसराइल ने जो है वो पैलेस्टीन पे हमला कर दिया था, वहाँ पे लोगों को मार रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये अथॉरिटी कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है अगेंस्ट दी अग्रेसर। अग्रेसर कौन है? इसराइल। इसराइल जो है वो ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर रहे, लोगों को मार रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट दी अग्रेसर। अग्रेसर मतलब जो अग्रेसिव हो रहा है, जो बंदा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उनके खिलाफ मिलिट्री। अब आप कह रहे होगे कि यार यूनाइटेड नेशन तो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मिलिट्री कहाँ से? तो ये मिलिट्री असिस्टेंस लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इशू हुआ था कुवैत वॉर, एक हुई थी कुवैत वॉर, उसमें काफ़ी लोग मर गए थे, हर चीज़ हुई थी। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है असिस्टेंस ली थी यूएस से, दी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स को। इन्होंने कहा कि सर आप हमें अपनी काइंडली मिलिट्री लैंड करें, हमें दें, तो हम वहाँ पे जो वॉर चल रही है कुवैत वॉर, उसका नाम था कुवैत वॉर, हम उसको रोकें। तो ये इसकी एक सर्टेन पावर है जिसमें ये मिलिट्री एक्शन लेती है अगेंस्ट दी एग्रेसर। कोई एग्रेसर होगा, कोई वायलेशन कर रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री पावर, ये इसकी चौथी पावर है, ठीक है। और पांचवी इसकी एक और इम्पोर्टेंट पावर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जो है वो लॉज क्रिएट करनी। मैंने आपको ये बताया था कि ये लॉज क्रिएट कर सकती है, ये लॉज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। टू क्रिएट लॉज टू रेगुलेट आर्मामेंट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो लॉज क्रिएट कर सकती है, और वो चाहे तो उसके पास ये भी पावर है कि वो कोई सा ऐसा लॉ बनाए जो कि आर्मामेंट्स को जो है वो कंट्रोल करें। आर्मामेंट्स होते हैं आपके वेपन्स, वो वेपन्स जिससे ह्यूमैनिटी को खतरा हो या जिससे न्यूक्लियर वॉर वेज हो सकती है। तो इनके पास ये भी एक पावर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन क्रिएट लॉज टू रेगुलेट दी आर्मामेंट्स, ताकि आर्मामेंट्स कम हो जाए, न्यूक्लियर वेपन कम हो जाए। तो ये इनके पास एक और पावर है, पावर नंबर 5। और मैंने आपको याद है एक चीज़ बताई थी ये जनरल असेंबली वाले उसमें कि आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं, इलेक्टिव पावर में मैंने आपको बताई थी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पावर नंबर 5 या 6 जो अभी हमने की, तो उसमें ये है कि आप ये भी लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी पावर ये है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को सेलेक्ट कर सके। मैंने आपको याद है बताया था कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिल के सेलेक्ट करती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस को। ये इसकी एक और पावर है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस को सेलेक्ट करती है, और जनरल असेंबली की भी ये पावर बताई थी। तो ये दोनों की सिमिलर पावर है, लेकिन पावर है, पावर में ये आता है, ठीक है। ये इनकी एक पावर है। और सातवां मैंने आपको सिमिलर पावर फिर से बता रहा हूँ, याद है मैंने आपको बताया था कि जनरल असेंबली जो है वो कोई भी नया स्टेट अगर आएगा तो जनरल असेंबली के पास पावर होती है कि वो उसको इंडक्शन करे या क्या। लेकिन उसके आगे मैंने क्या लिखा था? अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नीडेड। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट अगर आता है तो उसमें अप्रूवल पहले सिक्योरिटी काउंसिल से लाजमी लेना होगा। सिक्योरिटी काउंसिल जब तक अप्रूवल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देगी कोई नया स्टेट नहीं आ सकता। तो ये भी इसकी एक पावर है। साउथ सूडान जो था वो लास्ट स्टेट था जिसने 192 कंट्रीज थे। साउथ सूडान जब आया था ना, वो लास्ट कंट्री था, तो फिर ये हो गए थे 193। साउथ सूडान जब आया था ना, तो उसकी इंडक्शन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल पहले लिया, अप्रूवल लिया, फिर जनरल असेंबली में उसको इंडक्ट किया था। और मैंने रेफरेंस भी वहाँ पे दिया था जनरल असेंबली वाले इलेक्टिव पावर। ये पावर सेम ही है, ठीक है, ऐसा कोई इनमें खास फर्क नहीं है, ठीक है। ये इसके पावर्स थे सिंपली। यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी काउंसिल ख़त्म होता है, ठीक है। उसमें एक और चीज़ लास्ट ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि इनके जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है
वो हर दो दफ़ा होती है पूरे एक एनुअल साल में, पूरे एक साल में इनकी 2 मीटिंग्स होती हैं, 2 मीटिंग्स। अब आप कह रहे होगे कि यार इनका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, ज़रूरी नहीं है, न्यूयॉर्क में ही होती है। 2 दफ़ा होती है पूरे साल में, 1 ईयर, एक साल में इनकी मीटिंग जो है वो 2 दफ़ा होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल। इनका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में ही हो, कहीं और भी हो सकती है। अक्सर ऐसी मीटिंग्स होती है जो कहीं और भी होती है, ठीक है। उसको और 2 मीटिंग से भी ज़्यादा हो सकती हैं, उनको हम लोग कहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा मीटिंग हो ना तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन। जनरली 2 मीटिंग होती है हर साल, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन, ठीक है। ये और जैसे मैंने आपको कहा कि मीटिंग सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं होती, दूसरी जगहों पे भी हो सकती है। तो इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी, एक दफ़ा इनकी मीटिंग हुई थी, एक वो है सिटी है अदिस अबाबा, ये है कैपिटल ऑफ इथोपिया है, ये है कैपिटल अदिस अबाबा, ये है कैपिटल ऑफ इथोपिया, कैपिटल ऑफ इथोपिया। यहाँ पे भी इनकी मीटिंग हुई थी। तो ये था आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मैंने आपको पावर्स बताए, इंट्रोडक्शन दिया, हर चीज़। अब हम लोग इसको लेक्चर को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आखिरी चीज़ करके वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें कोई ऐसी काम की बात नहीं है, उसका सिर्फ क्राइटेरिया है जो आपको पता होना चाहिए, सिंपल जैसे पॉइंट्स हैं वो हैं, लंबा नहीं है वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद हम लोग कल जो है इसको वाइंड अप कर लेंगे कुलभूषण यादव केस पढ़ के, और रिफॉर्म सक्सेस पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिंपल है, मैंने आपको बताया इसके 15 जजेस होते हैं। सबसे पहली बात 15 जजेस होंगे, पहला पॉइंट, इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ 15 जजेस, 15 जजेस होंगे, ठीक है। ये जो 15 जजेस होते हैं, इन 15 जजेस का जो पीरियड होता है या टेन्योर होता है, टेन्योर वो 9 ईयर्स है। और एक जज जो है वो 2 दफ़ा लग सकता है, माना 18 ईयर्स भी हो सकता है। जैसे मैंने सिक्योरिटी काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी जनरल का मैंने आपको बताया था कि 5 साल होता है, लेकिन अगर 2 दफ़ा आ जाए 10 साल होता है। वैसे तो इनका टेन्योर जो होता है जज का वो 9 साल होता है, लेकिन इसको डबल, अगर एक जज 2 दफ़ा लग जाए तो वो 18 साल भी हो जाता है। और पाकिस्तानी एक जज थे, शायद मैं अगर मुझे इनका नाम रिकॉल आया तो वो 2 दफ़ा लगे थे, वो 18 ईयर्स तक वहाँ के जज थे, पाकिस्तानी जज। उनका नाम अगर आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जजेस तो होते हैं आईसीजे में, जो है ना वो प्रेसिडेंट भी होता है आईसीजे का। सिक्योरिटी काउंसिल का भी प्रेसिडेंट था, जनरल असेंबली में नहीं था, ठीक है। और जो आईसीजे है उसमें आपके जजेस होते हैं 15, इसका एक प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका जो होता है उसका टेन्योर होता है 3 ईयर्स। जज का वो है वो 9 ईयर्स है, प्रेसिडेंट जो है वो 3 साल के लिए होता है। अब देखें, अब जज बने, अब प्रेसिडेंट बनेगा कौन? ये जो जज होते हैं ना 15, इन 15 जजेस में से ही कोई एक जज को कोई भी एक जज जो है ना वो प्रेसिडेंट बनता है। इन 15 जज में से कोई भी एक जज प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी एक जज। तो वो कैसे बनता है? ये जो 15 जजेस है ना, इन 15 जजेस के बीच में ही वोटिंग होती है, इनके बीच में ही वोटिंग होती है। और जिसको सबसे ज़्यादा इन 15 में से वोट मिल गए वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है 3 ईयर्स के लिए। और ये जो जज हैं ये आपस में ही वोटिंग करते हैं, 15 के 15 वोटिंग करते हैं, और फिर जिसको सबसे ज़्यादा इन 15 में से वोट मिले वो यहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। उसका टेन्योर होता है 3 ईयर्स। और एक जज यहाँ का प्रेसिडेंट होगा और वो फिर से री इलेक्ट नहीं हो सकता। एक दफ़ा जज बन गया तो प्रेसिडेंट बन गया तो बन गया, फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये माइंड में रखें। इन 15 के बीच में ही वोटिंग होगी, 15 जजेस के बीच में ही वोटिंग होगी। और इनके बीच में जब वोटिंग हो जाएगी और कोई प्रेसिडेंट आ गया तो वो 3 साल के लिए आएगा, और एक ही जज प्रेसिडेंट लगेगा, और वो सिर्फ एक ही दफ़ा लग सकता है, उसके बाद नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो शायद आपको नहीं पता हो, तो आप लोग इसको लिख लें। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि पाकिस्तान का जज अब तो शायद नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अगर मैं कहूँ कि 15 जजेस हैं, 15 में से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2 जज जो हैं उनकी नेशनलिटी सेम है, नेशनलिटी उनकी सेम है। जैसे 15 में से मैं कहता हूँ जो 2 जज जो हैं वो पाकिस्तानी निकल जाएँ, सेम नेशनलिटी, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपके 15 के 15 जजेस जो होंगे वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 पाकिस्तानी जज लगे तो हाँ भाई चलो लग गए, नहीं।
15 के 15 जजेस जो है उनकी नेशनलिटी अलग होनी चाहिए और ये लाजमी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे जज हैं जिनकी दोनों की नेशनलिटी सेम है, वो नहीं लग सकते, वो अपॉइंट नहीं हो सकते, तो सबकी नेशनलिटी अलग हो, ये भी एक इसका पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आप लोगों को पता हो, ये चलें बेसिक चीज़ें थी, शायद आप लोगों को पता होती, लेकिन एक है लोगों को मेरे ख्याल से तो नहीं पता, लेकिन पॉइंट नंबर 5 था, 6 था, 5 था शायद, या 6 था, 5 था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या थे, 5 परमानेंट मेंबर्स थे, याद है मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, इन 5 परमानेंट मेंबर्स के 5 परमानेंट जजेस होते हैं, 5 परमानेंट जज होते हैं इनके खुद के, जो कि जब से यूनाइटेड नेशन बनी है और जब तक है, इनके 5 परमानेंट मेंबर्स के 5 परमानेंट जजेस होते हैं। ये आपको शायद बात पता हो या नहीं हो, लेकिन ये बात जो है ये लाजमी है और ये ये मैंडेटरी है कि इन 15 जजेस में से 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो कि 9 ईयर्स के लिए होते हैं, लेकिन जो 5 होते हैं वो 5 इन्हीं परमानेंट स्टेट्स के 5 परमानेंट जज होते हैं जो कि हमेशा वही हैं शुरू से ही। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। छठा पॉइंट ये है कि जो 15 जजेस हैं, कोई भी केस आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, ये 15 के 15 जजेस एक साथ उस केस को डील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक केस आया तो उसमें 2 जज उस केस को देख रहे हैं, कोई भी केस आएगा उसको ये 15 के 15 एट अ टाइम डील करेंगे। ऐसा नहीं कि 15 जजेस हैं तो भाई 2 किसी और केस को देख रहे हैं, 2 किसी और को नहीं, ये 15 के 15 जज एक साथ बैठते हैं और कोई केस आता है तो इन सब के सामने प्रेजेंट होता है और सब भी अपना डिसीजन देते हैं। तो लाजमी है कि कोई भी केस आए तो ये 15 के 15 जजेस बैठे हुए होंगे, ऑन द पैनल होंगे। ये है इसका एक और पॉइंट। अब एक बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ये है कि भाई फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया, और ये हुआ था कुलभूषण यादव केस में, ये पॉइंट हुआ था, सुनिएगा। पाकिस्तान और इंडिया दो स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ जाते हैं, ठीक है। अब भाई पता चलता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से 15 जजेस जो हैं, 15 जजेस में से इंडिया का एक जज है। और कुलभूषण यादव केस में यही हुआ था कि जब इंडिया अपना केस लेके आया था ICJ में और पाकिस्तान भी आया था, तो उन 15 जजेस में से इंडिया के एक जज साहब वहाँ पे थे ऑलरेडी, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे, और उनका नाम था जस्टिस भिंडारी, वो वहाँ के जज थे। तो अगर 2 स्टेट जिनके बीच में झगड़ा हो, कोई भी डिस्प्यूट हो और वो ICJ में आते हैं, और किसी भी एक स्टेट का, जैसे इंडिया का कुलभूषण यादव केस के दौरान उसका एक जज जो था वो लगा हुआ था और वो थे जस्टिस भिंडारी, इंडिया के एक जज थे, ये होती है अनफेयर सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जो दूसरा स्टेट है वो भी अपना एक्टिंग जज लेके आ सकता है, एक्टिंग जज, या फिर उसको आप कह दो एड हॉक जज, वो भी लेके आ सकता है। और ऐसा हुआ था, जब मैं आपको ये कल केस पढ़ाऊँगा तो उसमें इंडिया के ऑलरेडी एक जज तो थे, तो वो जस्टिस भिंडारी थे, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे, और पाकिस्तान अपने एड हॉक या एक्टिंग जज लेके आए थे, अपने साथ लेके आए थे। और जो मैंने आपको एक जज बताया था जो 18 ईयर्स के लिए लगा था पाकिस्तानी, उनका नाम था ज़फ़रुल्लाह खान, या आप लोग लिख रहे हैं, मे बी MCD के लिए, ये 18 ईयर्स के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे, ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान। ये आप लोगों का पॉइंट आई होप से समझ में आ गया कि 2 स्टेट्स हैं, उनके बीच में झगड़ा है, किसी उनमें से उन दोनों स्टेट में किसी एक स्टेट का जज ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज है, तो दूसरा स्टेट के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो अपना एक्टिंग जज या एडहॉक जज वहाँ पे बिठा दे उसमें, ठीक है, ताकि जो केस है वो फेयर केस हो और सॉल्यूशन उस पर फेयर है, ऐसा नहीं कि एक ही के फेवर में चला जाए। ये है। और आखिरी पॉइंट जिस पर हम लोग अपने एंड करेंगे, आखिरी ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, वो सिर्फ स्टेट्स के केस सुनता है। अगर कोई ऐसा हो कि भाई मैं हूँ और अल्लाह बख्श है, फॉर एग्जांपल हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, अब हम दोनों कहेंगे नहीं यार हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सिर्फ स्टेट्स के केस सुनती है, इंडिविजुअल के केस नहीं सुनती, सिर्फ स्टेट्स के केस। ये था आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये था आपका सिक्योरिटी काउंसिल।
जो कि हम लोग यहाँ पे आज हमारा लेक्चर एंड होगा। हमारा जनरल असेंबली भी इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल असेंबली हो गया, उसके पावर्स फंक्शन हमने पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके पावर्स देखे, उसके फंक्शंस देखे, पावर्स के फंक्शन बात एक की है। फिर हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का था, उसका हमने सारा क्राइटेरिया देख लिया और उसमें मैंने आपके सारे पॉइंट्स लिखवा है, बता दिए। ये था। और कल हम लोग जो है, अब हमारी 2-3 चीज़ें रह गई हैं जो कि हम लोग कल कवर करेंगे। वो ये है कि एक हमारा जो है वो कुलभूषण यादव केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुलभूषण यादव केस है, ये हम कल कवर अप करेंगे। इंटरेस्टिंग केस है। और रिफॉर्म्स हमारे बच्चे हैं कि अभी तक चेंजेस क्या हुई है। और आखिरी चीज़ सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फेलियर और सक्सेसेस क्या हैं यूनाइटेड नेशन के, ये 3 चीज़ें बची हैं। आपका कल तक यूनाइटेड नेशन जो है वो एंड हो जाएगा, ये हम केस कर लेंगे। रिफॉर्म, सक्सेस, फेलियर ये आपके हो जाएंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज़म। या तो ये कर लेंगे या फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फैटअप का। इन दोनों में से कोई हम लोग एक टॉपिक कल ही उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो काइंडली मुझसे पूछिएगा। और ये है कि फ़िलहाल मैं क्लास एंड करूँ कि काफ़ी टाइम हो गया।